स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने जा रहे हैं साझेदारी संलेख अगर साझेदारों ने नहीं बनाया है तब उन पर उनकी फर्म पर कौन से नियम लागू होंगे, यानी साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। तो बने रहिए मेरे साथ में और सीखते रहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आपके काम का चैनल लगे तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं वीडियो को। पिछली वीडियो में साझेदारी संलेख के बारे में बात हुई थी, जिसको आपने अपने पास नोट कर लिया होगा और उसको समझ लिया होगा कि साझेदारी संलेख क्या होता है और उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें लिखी जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि साझेदारी को तो कर लिया गया, साझेदारी फर्म स्थापित कर ली गई, लेकिन उन्होंने कोई साझेदारी संलेख तैयार नहीं किया, कोई अनुबंध तैयार नहीं किया। अगर ऐसा नहीं किया है तब उन पर कौन से रूल्स लागू होंगे। जैसे लिखा है हेडिंग में, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, यानी जब साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया हो तब कौन से नियम लागू होंगे, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें जो भी नियम लागू होंगे वो होंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। जैसा कि लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के पारस्परिक संबंध एवं अधिकार भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के निम्नलिखित नियमों के आधार पर निर्धारित होंगे। सबसे पहला है कि पूंजी किसी भी तरह से लगाई गई हो, साझेदारों ने किसी भी तरह से लगाई हो, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम या समान, लेकिन व्यवसाय का जो लाभ है या हानि है वो सभी साझेदारों में समान अनुपात में बांटा जाएगा। पहला रूल्स ये लागू होगा सभी साझेदारों पर। दूसरा है, साझेदारों को पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि किसी साझेदार को ब्याज देने की कोई व्यवस्था की गई है तो ब्याज केवल लाभ में से ही दिया जाएगा। तीसरा नियम, किसी भी साझेदार को कोई वेतन अथवा पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। चौथा रूल्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, इसमें चौथा ये रूल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि किसी साझेदार ने अपनी पूंजी के अतिरिक्त कोई धन फर्म में लगाया है अथवा फर्म को ऋण दिया है तो इस अतिरिक्त धन अथवा ऋण पर उसे केवल 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स है। छठा रूल्स है 5वां, प्रत्येक साझेदार को व्यापार के संचालन अथवा प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होगा। नंबर 6, प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने एवं उनकी प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी छायाप्रति लेने का अधिकार होगा। ये सब पुस्तकें, जो भी साझेदारी फर्म से संबंधित पुस्तकें होंगी, वे सभी पुस्तकें फर्म के प्रधान कार्यालय में ही रखी जाएंगी। ये रूल्स है। ये रूल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं आप अपने पास उनको नोट कर सकते हैं, याद करने की चीज़ है ये। इसमें मैंने बताया कि जैसे एक ये पहला है रूल्स, समान अनुपात में ही लाभ बांटा जाएगा, और जो वार्षिक 6% की बात कही गई है, ये जो इसके हम खाते बनाएंगे उसमें हमें बहुत आवश्यकता इनकी पड़ेगी, तो इन्हें बहुत अच्छे से याद करें, समझें और अपने पास नोट करें। 7वां नियम, प्रत्येक साझेदार का यह कर्तव्य है कि फर्म के कार्यों को परिश्रम, रुचि एवं बुद्धिमानी के साथ करें। 8वां रूल्स, साझेदारों के आपसी मतभेद तथा
व्यवसाय संबंधी साधारण बातों का निर्णय बहुमत से किया जाएगा, लेकिन व्यापार के स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सर्वसम्मति से ही किया जा सकेगा। यानी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता व्यापार में, अगर किया भी जा सकता है तो वो केवल सबकी सर्वसहमति होगी तब। 9वां है, कोई भी नया साझेदार अन्य साझेदारों की अनुमति से ही फर्म में प्रवेश पा सकेगा। यानी जब सारे साझेदार कहेंगे कहाँ एक साझेदार और बढ़ा लेते हैं तभी नए साझेदार को प्रवेश दिला सकेंगे, अन्यथा नहीं। 10वां रूल है, कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की अनुमति से ही अवकाश ग्रहण कर सकेगा। अवकाश यानी त्यागपत्र। यदि साझेदारी ऐच्छिक है तो वह अन्य साझेदारों को केवल लिखित सूचना देकर ही फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। अगर साझेदारी ऐच्छिक है तो एक लिखित सूचना, एक लेटर लिख दिया जाएगा और उसी से वो अवकाश ग्रहण कर सकता है, ऐसा कर सकता है, उसका अधिकार है। 11 है, यदि किसी साझेदार ने फर्म के साधारण व्यापार में अथवा फर्म को किसी संकट से बचाने के लिए कुछ भुगतान किया हो या कोई दायित्व स्वीकार किया हो तो फर्म उसका भुगतान करने तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगी। अगर ऐसा किया गया है तो फर्म में से उस साझेदार को भुगतान किया जाएगा। नंबर 12, यदि किसी साझेदार ने जानबूझकर फर्म को क्षति पहुंचाई है यानी नुकसान पहुंचाया है अथवा उसकी लापरवाही के कारण फर्म को कोई क्षति यानी हानि उठानी पड़ी है तो वह साझेदार फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। यानी उस हानि की पूर्ति ऐसे साझेदार को ही करनी होगी जिसने वो लापरवाही बरती है। नंबर 13, फर्म की प्रत्येक संपत्ति फर्म की ही संपत्ति समझी जाएगी और वह फर्म के कार्यों के लिए ही प्रयोग की जाएगी। यानी फर्म की संपत्ति फर्म की है, साझेदारों की संपत्ति साझेदारों की है, साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति साझेदारों की रहेगी, ये सब फर्म की रहेगी। नंबर 14, यदि किसी साझेदार ने फर्म की संपत्ति, व्यापारिक संबंध अथवा फर्म के नाम का प्रयोग करके कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किया है तो उसे उसका पूर्ण विवरण तथा कुल लाभ फर्म को ही देना होगा। नंबर 15, यदि कोई साझेदार फर्म के समान अथवा उससे प्रतियोगिता करने वाला कोई व्यापार करता है तो उसे उस व्यापार से उपार्जित यानी कमाया हुआ संपूर्ण लाभ अथवा उसका हिसाब फर्म को देना होगा। यानी जैसे मान के चलें कोई अगर दाल का व्यापार करता है, वो फर्म कर रही थी दाल का व्यापार, अब किसी साझेदार ने दाल का ही व्यापार कर लिया तो वो समान व्यापार हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर उसे कोई लाभ होता है तो वो लाभ का पूरा हिसाब फर्म को देना होगा। नंबर 16, यदि फर्म की बनावट में कोई परिवर्तन होता है तो साझेदारों के अधिकार तथा कर्तव्य साधारणतः वही रहेंगे जो परिवर्तन से पूर्व थे। फर्म की बनावट में अगर कोई परिवर्तन है तो अधिकार नहीं बदलते। नंबर 17, यदि फर्म एक निश्चित अवधि अथवा किसी विशेष उपक्रम के लिए स्थापित की गई है लेकिन वह उस अवधि अथवा उपक्रम समाप्त होने पर भी कार्य करने का निश्चय करती है तो साझेदारों के अधिकार तथा कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं होगा, वही अधिकार रहेंगे जो अधिकार पहले से थे और फर्म पहले की ही तरह कार्य करती रहेगी। इस तरह से हमारे पास 17 रूल्स और भी हैं, लेकिन ये 17 जो रूल्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स हैं और ये लेखांकन के कार्य बहुत प्रयोग में आने वाले हैं। तो वीडियो को पुश कर करके अपने पास इनको नोट करते रहें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि वीडियो जो आपकी काम की हैं तो
आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।